तो इस वीडियो में मैं जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का 8वां सेट के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 61 से 120 तक उनको सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने 61 नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें देखा निम्नलिखित में से किस राज्य में लोसांग त्यौहार प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। तो यहीं पर अगर बात करें जो नागालैंड, उत्तर प्रदेश और सिक्किम, उत्तराखंड, चारों ऑप्शन है, चारों राज्यों के प्रमुख हम लोग त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में हार्नबिल, सेकेरनी, शुकने, ये 3 प्रमुख त्यौहार हैं। और उत्तर प्रदेश में गंगा दशहरा, लठमार होली, जन्माष्टमी। और वहीं पर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में सागा डावा, पैंगल हबसोल इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल। और उत्तराखंड की बात करें तो कुंभ मेला, बसंत पंचमी और नंदा देवी मेला, ये प्रमुख त्यौहार हैं यहाँ के। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है समानता को पूरा कीजिए। दिया है वक्ता, फिर श्रोता, फिर समानुपात, फिल्म, फिर रिक्त स्थान। तो देखिए वक्ता के सामने कौन होता है? श्रोता। उसी तरीके से फिल्म के सामने कौन सा होता है? ऑडियंस होती है, या फिर दर्शक, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यूअर या ऑडियंस, दर्शक। तो यहाँ पर हमारा दर्शक राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे है, व्यूअर। ये देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 पे चलते हैं। इसमें क्या है, जैसा कि भारत के संविधान में परिकल्पित है, भारत के उपराष्ट्रपति रिक्त स्थान द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वहीं पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 पे चलते हैं। ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है श्रीमती विजया को एक निश्चित दूरी तक चलकर जाने और दौड़कर वापस शुरुआती बिंदु पर आने में कुल 9 घंटे 50 मिनट लगते हैं। वह 12 घंटे 20 मिनट में दोनों ओर चलकर जा सकती थी। उनके द्वारा दोनों ओर दौड़कर जाने में लगा समय क्या है? तो इसमें तो इस क्वेश्चन में दे रखा है चलकर जाने में प्लस दौड़कर उसी स्थान पर वापस आने में जो लगा समय दे रखा है वो 9 घंटे 50 मिनट दे रखा है। ठीक है, तो वहीं पर दोबारा फिर दे रखा है क्वेश्चन में, उसमें दे रखा है कि अगर दोनों तरफ वो चलकर जाता है तो उसमें लगा समय कितना है। तो अगर दोनों तरफ वो चलकर जाता है तो उसको लगता है समय 12 घंटा 20 मिनट। लेकिन यहीं पर अगर हमको एक तरफ चलकर जाने में टाइम निकालना, एक तरफ चलकर जाने में लगा समय, तो जो दोनों तरफ टाइम है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो निकल कर आ जाएगा 6 घंटा 10 मिनट, 6 घंटे 10 मिनट। ये एक तरफ चलकर जाने में लगा समय होगा। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर वो दोनों ओर दौड़कर जाए तो कितना समय लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में हम लोग एक तरफ चलकर जाने में जो वैल्यू निकल कर आई है यहाँ पर रख देंगे, और फिर दौड़कर आने में जो समय लगा वो निकल कर आ जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट से। तो यहाँ पर हम रखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट में, तो चलकर जो जाने में एक तरफ तो ये 6 घंटे और 10 मिनट होगा, प्लस दौड़कर आने में लगा समय बराबर हमारा हो जाएगा 9 घंटे 50 मिनट। फिर यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू 6 घंटे 10 मिनट है इसको पक्षांतर कर लेंगे, तो जो आएगी एक तरफ दौड़कर आने में जो टाइम निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 9 घंटा 50 मिनट से माइनस कर देंगे हम लोग 6 घंटा 10 मिनट। तो जो टाइम निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3 घंटे और 40 मिनट। बट यहाँ पर निकालना है कि हमको यहाँ तो एक तरफ दौड़कर ये निकल कर आया, एक तरफ दौड़कर जाने या आने में लगा समय, लेकिन हमको दोनों तरफ, एक तरफ दौड़कर जाना फिर दूसरी तरफ फिर वापस दौड़कर आने में लगा टाइम कितना हो जाएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 घंटा 40 मिनट है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 7 घंटे 20 मिनट। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7 घंटे 20 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 रही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 पर चलने से पहले हमसे इस सेट में एक गलती हुई है। इस सेट का जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका सोल्यूशन हमने थोड़ा सी गलती कर दी है, उसमें उसका आंसर जो है गलत है, तो उसको हम पहले करेक्ट करवा दे रहे हैं, तब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो उसके लिए सॉरी हम मांगते हैं आपसे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसका दोबारा सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसमें कह रहा है एक दुकानदार फलों की खरीद बिक्री करते समय छेड़छाड़ किए गए बाटों का उपयोग करके 15% की धोखाधड़ी करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत में क्या है? तो देखिए इसका हम करेक्ट करवा रहे हैं। इसका देखिए गलती सबसे हो जाती है भाई, हमसे भी हो गई है, तो यहाँ पर हम सही करवा रहे हैं। देखिए अगर कोई मतलब हम मान लेते हैं वस्तु कोई है 100 रुपये की वस्तु दुकानदार खरीद कर लाता है, तो देखिए 100 रुपये वो देता है, तो 15% की धोखाधड़ी करता है, तो 100 रुपये की वस्तु खरीदता है तो 115 रुपये की वस्तु लेकर आता है यहाँ पर। तो उसका जो कास्ट प्राइस तो 100 रुपया है, ठीक, कास्ट प्राइस तो 100 रुपया है, लेकिन यहाँ पर वो जो खरीद कर वस्तु लाएगा 115 रुपये की वस्तु लाएगा खरीद कर। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं जो 115 की ये वस्तु खरीद कर लाएगा, इसको फिर दोबारा वो सेल करेगा, तो जब वो सेल करेगा तो इस पर 15% का फिर लाभ कमाएगा वो। तो 15% का लाभ कमाने के लिए तो उसको इस 115 पर 15% का प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो 115 का 15% निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 132.25। मतलब जो 115 रुपये की वस्तु वो धोखाधड़ी से खरीद कर लाया था, तो उस पर 15% का दोबारा लाभ कमाने के लिए उसको वस्तु को बेचेगा
₹32.25 में। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर उसका जो कास्ट प्राइस था 100 रुपये है, लेकिन वस्तु को बेचा कितने में, 132 में है। तो टोटल जो उसका हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट जो हो जाएगा वो 132 माइनस 100 कर देंगे तो हो जाएगा हमारा ₹32.25। ठीक है, या फिर परसेंटेज में है तो परसेंटेज में 32.25%। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, सॉरी, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग सही कर लेना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग उसी पे चलते हैं जो, तो क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है, यदि हीरा को सोना कहा जाता है, सोना को चांदी कहा जाता है, चांदी को पन्ना और पन्ना को मणि कहा जाता है, तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे कठोर पदार्थ हमारा हीरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हीरे को क्या कहा गया है, तो हीरे को यहाँ पर सोना कहा गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ये सोना हो जाएगा, मतलब गोल्ड। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं हम लोग। तो इसमें कह रहा है, अन्वेषा योजना जिसका उद्देश्य SC और ST छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है को रिक्त स्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने इसको चालू किया था। ये 2015 का मिशन है और करंट अफेयर है ये 2015 का। तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो यहीं पर अगर हम उड़ीसा की कैपिटल की बात करें तो भुवनेश्वर इसकी कैपिटल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है, 2 बसें 15 मिनट के अंतराल पर एक घर से चलती हैं और समान दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं। 3 मिनट के अंतराल पर बसों को पार करने के लिए विपरीत दिशा से घर की ओर जा रही एक महिला की गति किलोमीटर पर आवर में क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन में कह रहा है 2 बसें हैं, तो बस B1 और ये दूसरी बस B2 है। ठीक है, तो ये 2 बसें हैं और इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो इनके बीच की दूरी अगर हम बात करें तो इन दोनों जो बसों के बीच के दूरी का टाइम जो है वो 5 मिनट दे रखा है, समय अंतराल 5 है। तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है, तो यहाँ पर चाल देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दे रखी है और समय हमारा 5 मिनट दे रखा है। तो देखो मिनट को हम लोग घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 से डिवाइड कर दिए। तो ये जो B1 से बस 1 और बस 2 के बीच की जो दूरी है वो हो जाएगी हमारी 5/6 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन में कह रहा है, जो महिला है वो विपरीत बसों की विपरीत दिशा में आ रही है। तो ये देखिए बस पहली बस और दूसरी बस एक ही दिशा में चल रही है। ठीक है, जो पहली बस है और दूसरी बस एक ही दिशा में जा रही है, लेकिन जो महिला है वो विपरीत दिशा से आ रही है। तो महिला जो है वो यहाँ पर विपरीत दिशा से आ रही है, इस तरीके से आ रही है। तो क्वेश्चन में कह रहा है, महिला को 3 मिनट में बसों को पार करने के लिए कितनी गति होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बसों को पार करने में लगा समय हमको निकालना है। तो देखते हैं, तो बसों को पार करने में लगा समय बराबर हो जाएगा, समय होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी हमारी, तो दूरी जो है बसों के बीच की दूरी हो जाएगी, बसों के बीच की दूरी, और अपॉन में चाल क्या हो जाएगी। तो चाल यहाँ पर देखिए 2 स्पीड दे रखी है, एक बस की स्पीड और एक महिला की स्पीड। तो यहाँ पर हो जाएगा बस की गति और प्लस में महिला की गति, महिला की गति। तो देखिए एक इक्वेशन ये बन गई है। तो इसी इक्वेशन पे वैल्यू जितनी दे रखी है उसको सबको पुट कर देंगे, फिर हमारी जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। तो बसों को पार करने में लगा समय कितना दे रखा है, तो 3 मिनट दे रखा है। 3 मिनट दे रखा है, इस मिनट को हम लोग घंटे में कन्वर्ट कर देंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। फिर देखिए हम बसों के बीच की दूरी जो है यहाँ से हम निकाले हैं 5/6 किलोमीटर। ठीक है, और बस की गति कितनी दे रखी है, तो बस की गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस में महिला की गति, महिला की गति निकालनी है। तो महिला की गति निकालनी, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, महिला की गति। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर पक्षांतर कर लेंगे, बस यहाँ से महिला की गति निकल आएगी। तो हो जाएगा 10 प्लस महिला की गति, महिला की गति इक्वल टू हो जाएगा 5/6, ये इधर ही रहेगा और ये बराबर के उस तरफ आ जाएगा। तो 60 अपॉन में 30, तो 6 कम 6 6 धाम, तो ये हो जाएगा हमारा 50/30, 50/3, सॉरी हाँ ठीक 50/3। यहाँ पर महिला की गति, महिला की गति जो है इधर ही रहेगा और ये 10 प्लस का है, इक्वल टू के उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 50/30 माइनस 10 करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो निकल कर आ जाएगा 20/3। इसको और सॉल्व करेंगे तो 6 सही 2/3 किलोमीटर पर हावर निकल कर आ जाएगी महिला की स्पीड। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 मैच हो रहा है। तो हमारा 6 सही 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसका सलूशन समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 में दे रखा है, निम्नलिखित नृत्य रूपों में समानता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर नृत्य दे रखा है कथक, कथकली, भरतनाट्यम और मधुबनी। तो ये 4 डांस दे रखे हैं, तो इसमें समानता निकालनी है। तो देखिए ये कथक, कथकली, भरतनाट्यम ये 3 डांस तो साउथ इंडियन डांस फॉर्म है, बट ये जो मधुबनी है ये बिहार का नृत्य है। तो इन चारों में कोई समानता नहीं है। ठीक है, कोई समानता नहीं दिख रही है, ना तो ये चारों एक राज्य से हैं, ना तो ये, ठीक है, तो इसमें कोई समानता नहीं दिख रही। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, देयर इज नो सिमिलरिटी एट ऑल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, इसमें से कोई समानता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 पे चलते हैं। 69 पे दे रखा है, लोकसभा में केवल राज्यों के
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए रिक्त स्थान से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 530 सदस्य से अधिक नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। तो यहीं पर अगर वर्तमान में हम लोकसभा की सीटों की बात करें तो वर्तमान में अधिकतम लोकसभा की सीटें जो हैं वो 550 हैं। अब 550 में देखिए 530 सदस्य जो हैं वो विभिन्न राज्यों से हो सकते हैं। ठीक है, विभिन्न राज्यों से हमारे ये 530 सदस्य हो सकते हैं। जो 28 राज्य हैं हमारे, उन राज्यों से 530 सीट हो सकती हैं। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें जो बची हुई 20 सीटें हैं, तो जो 20 सदस्य हैं वो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे 20 सीटें ये हो सकती हैं। फिर यहीं पर अगर बात करें जो एंग्लो इंडियन की जो अतिरिक्त 2 सीटें होती थी, उनको जो 2 सीटें होती थी एंग्लो इंडियन की, इनको 114वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा इसको हटा दिया गया है। ठीक है, संविधान संशोधन 2019 के द्वारा ये जो एंग्लो इंडियन की 2 सीटें होती थी, एंग्लो इंडियन की सीटें 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया। तो ये सब हम लोग याद रखेंगे बस पॉइंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर 70 पे हम लोग चलते हैं। इसमें दे रखा 4% और 8% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्यों के बीच अंतर 3 रुपया है। दोनों विक्रय मूल्यों के बीच अनुपात क्या है? तो यहाँ पर देखिए जो लाभ का अंतर दे रखा है, ये दे रखा है 8% और 4% का जो लाभ अंतर दे रखा है वो 3 रुपया दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग अंतर निकालेंगे तो 4% बराबर निकल कर आ जाएगा 3 रुपये। ठीक है, तो देखिए 4% है और 100% हमारा क्या होता है, कास्ट प्राइस होता है। तो कास्ट प्राइस निकालने के लिए 4 को हम लोग 100% करेंगे, मतलब इसको हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दिया 75 रुपया हमारा आ जाएगा कास्ट प्राइस। ठीक है, तो सीपी हमारा 75 रुपया आ गया है। तो यहाँ पर देखिए 75 रुपया आ गया है, लेकिन यहाँ पर 2 प्रॉफिट दिए हैं। ठीक है, एक 4% प्रॉफिट दे रखा है और एक 8% प्रॉफिट दे रखा है। अब इन दोनों प्रॉफिटों पर हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, तो ये जो 4% सेलिंग प्राइस है तो ये 75 रुपये का 104/100 हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस 1। ठीक है, और ये जो दूसरा सेलिंग प्राइस है, जब 8% का प्रॉफिट चाहिए हमको, तो ये सेलिंग प्राइस जो दूसरा है ये हो जाएगा 75 गुणे 108/100। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेलिंग प्राइस हमारे निकला है और इन्हीं दोनों सेलिंग प्राइस का हमको अनुपात निकालना है। ठीक है, तो अनुपात हो जाएगा SP1 अनुपात SP2। अब दोनों की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 75 गुणे 104/100। ठीक है, फिर उसके बाद अनुपात में 75 गुणे 108/100। ठीक, तो यहाँ देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 75 से 75 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 104/108। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 26/27। ठीक है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर किससे मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 26 और 27 ऑप्शन नंबर सेकंड से मैच हो रहा है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में दे रखा है, कह रहा दिए गए अंग्रेजी शब्दों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और पहले आने वाले को चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ये जो वर्ड दे रखे हैं, इसमें से बताया गया है कि वर्णमाला में पहले कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए कॉमन क्यों है, सब में कॉमन क्यों है, और यू भी कॉमन सब में है, और ए भी कॉमन सब में है। ठीक है, तो 3 अक्षर सब में कॉमन है, तो 3 अक्षरों को हम लोग अगर मार्क कर दें, फिर देखिए जो पहला अक्षर आएगा, पहला आर और एल। ठीक है, तो आर और एल में पहले लेटर कौन आएगा डिक्शनरी में, तो एल आएगा, अल्फ़ाबेट पहले एल आता है। तो इस तरीके से ये जो चौथा ऑप्शन है ये डिक्शनरी में पहले स्थान पर आएगा, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है रेल बजट 2016 के अनुसार स्मार्ट कोचों को आधुनिक आरामदायक यात्रा के लिए प्रस्तावित किया गया था। स्मार्ट का अर्थ है, ठीक है, तो स्मार्ट का अर्थ है यहाँ पर स्पेशली मॉडिफाइड एस्थेटिक रिफ्रेशिंग ट्रेवल, जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, स्मार्ट का अर्थ है स्पेशल मॉडिफाइड एस्थेटिक रिफ्रेशिंग ट्रेवल। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 पे चलते हैं। इसमें कह रहा फाइंड द ऑड वन आउट, विषम चुनिए। ठीक है, तो इसमें विषम को चुनना है हमको। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में दे रखा दर्जी, बढ़ाई, सुनार और शिक्षक। तो इसमें डिफरेंट जो हो जाएगा वो हमारा शिक्षक हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के जो 3 ऑप्शन है दर्जी, बढ़ाई, सुनार, ये तीनों रॉ मटेरियल यूज करके एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, लेकिन शिक्षक ऐसा नहीं करता है, तो यहाँ पर शिक्षक डिफरेंस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, शिक्षक इसका डिफरेंस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में दे रखा दिसंबर 2015 में निम्न में से किस देश ने अपना पहला आतंकवाद रोधी कानून पारित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। ठीक है, तो इस ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो यहाँ पर चाइना की राजधानी की बात करें तो बीजिंग राजधानी और इसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है श्रीमती रेवती 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 600 रुपया उधार लेती है। 4 वर्षों के बाद वह कर्ज को चुकाने के लिए कितनी धनराशि का भुगतान करेंगी। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज की बात की गई है, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट प्लस जो हमारा प्रिंसिपल है वो हो जाएगा। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट PRT/100 और प्रिंसिपल हमारा 600 दिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे
तो हो जाएगा प्रिंसिपल हमारा है 600 गुणे 6 गुणे 4/100 प्लस 600। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 144 प्लस 600, तो टोटल मिलकर हो जाएगा 744, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा देखिए थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 पे। तो ये एक रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है 76। इसमें दे रखा है एक रिक्त स्थान किसी सॉफ्टवेयर कोड का एक अंश है जिसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद उस प्रोग्राम की कोई समस्या को ठीक करने के लिए लागू किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पैच। पैच हमारा सही हो जाएगा। तो पैच किसको कहते हैं? तो पैच एक कंप्यूटर प्रोग्राम या उसके सहायक डाटा को संशोधित करने या सही करने या बढ़ाने के उद्देश्य से संसाधनों की एक सीरीज है। ठीक है, तो पैच किसको कहते हैं? पैच एक कंप्यूटर प्रोग्राम है या उसके सहायक डाटा को संशोधित करने या सही करने या बढ़ाने के उद्देश्य से संसाधनों की एक सीरीज को पैच कहते हैं। तो ठीक है, ये हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन का अर्थ माइनस है, तो 36 गुणे 4 माइनस 8 गुणे 4 अपॉन में 4 प्लस 8 गुणे 16 डिवाइड 1 का वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए जो सिंबल है, सिंबल को कैसे चेंज किया गया है, प्लस को मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को प्लस और माइनस को डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को माइनस में कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग 36 माइनस 4 हो जाएगा, फिर डिवाइड बाई 8 माइनस 4 अपॉन में 4 गुणे 8 माइनस 16 प्लस 1। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36 में से 4 जाएगा 32 डिवाइड बाई 8 माइनस 4 अपॉन में 8 चौक 32 माइनस 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 8 चौक 32, 4 4 में से 4 जाएगा 0, ऊपर 0 बचेगा और हर में कोई संख्या होगी। ठीक है, तो अगर अंश 0 है और 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, ये देखो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन 0 आएगा, इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है 1927 के साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो क्यों किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि भारतीयों को आयोग से बाहर रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सेकंड है ये सही हो जाएगा हमारा। आयोग की बात करें तो साइमन आयोग का उद्देश्य यह बताना था कि भारतीय संविधान कैसे कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 79 पे दे रखा है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2015 में आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जॉस हेजलवुड को ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो यहीं पर अगर हम लोग 2021 के जो आईसीसी पुरस्कार हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? तो मेंस में बाबर आजम को मिला है। ठीक है, मेंस में बाबर आजम को मिला है। और वहीं वुमेन में बात करें तो लीजेल ली को मिला है पुरस्कार। और नेक्स्ट जो दूसरा पुरस्कार है वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार पुरुष में मोहम्मद रिजवान को मिला है और महिला में टैमी ब्यूमांट को मिला है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। तो तीसरे नंबर पर यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो पूछा है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, देखिए इसमें पुरुष में जो है उनको जानेमन मलान को मिला है और महिला में फातिया सोना को मिला है। और यहीं पर अगर बात करें, ये चौथा नंबर जो इंपॉर्टेंट है ये पुरस्कार क्रिकेट ऑफ द ईयर, तो यहाँ क्रिकेट ऑफ द ईयर में जो है वो पुरुष में शहीन अफरीदी को मिला है और स्मृति मंदाना जो है ये महिला हैं और ये इंडिया से रिलेट करती है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो स्मृति मंदाना है इनको क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है 2021 का। तो ये सारे पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है श्री प्रसाद 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी तय करते हैं और इसे पूर्ण करने में कुल 55 मिनट समय लेते हैं। कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस दी है, जो टोटल डिस्टेंस दी है, तो उसको जो प्रसाद हैं उसको 3 बराबर दूरी को 3 अलग अलग स्पीड से तय करता है। तो हम लोग अगर ये 3 बराबर दूरी हम लोग मान लें x किलोमीटर हैं और इस दूरी को एक अलग अलग गति से तय करता है। तो पहली दूरी जो है उसमें कह रहा है कि 2 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, और दूसरी जो गति है इसको 4 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से तय करता है, और जो ये तीसरी स्पीड है इसको 6 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से तय करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि टोटल दूरी कितनी होगी तय की गई, कुल दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, समय दे रखा है। ठीक है, तो समय कितना दे रखा है, ये पूरी दूरी को तय करने में 55 मिनट लगता है। ठीक है, तो 55 मिनट लग रहा है। और डिस्टेंस देखिए घंटे में, तो सॉरी गति जो है वो घंटे में, किलोमीटर पर घंटे में दे रखी है। तो ये मिनट को हम लोग घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा समय है 55 मिनट। ठीक है, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो देखिए ये दूरी x है और इसकी चाल कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर, फिर प्लस में ये x और इसकी चाल कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, प्लस में ये वाला x और इसकी जो चाल है वो कितनी है, तो x बटे 6 दे रखा है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा
55/60 बराबर 11x/12। यहाँ 2, 4 और 6 का एलसीएम 11 हो जाएगा, तो x निकल कर आ जाएगा हमारा 1 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस पूछ रहा था, तो टोटल डिस्टेंस 3x है, तो 3x में वो x की वैल्यू रखेंगे तो 3 किलोमीटर हमारा निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है न्यायमूर्ति AP शाह समिति ONGC और रिक्त स्थान के बीच केजी बेसिन में तेल और गैस ब्लॉक के विवाद पर कार्य करने के लिए स्थापित की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो यहीं पर ONGC से देखिए पूछा है, तो ONGC का फुल फॉर्म हमारा हो जाएगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसका हेडक्वार्टर ONGC का न्यू दिल्ली में है, और वर्तमान में इसके CEO कौन है, तो सुभाष कुमार CEO हैं ONGC के। तो ये भी हम लोग पॉइंट याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। ठीक है, तो यहीं पर ये कब स्टार्ट की गई थी, तो ये 1940 में स्टार्ट की गई थी साहा इंस्टीट्यूट को। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर साहा इंस्टीट्यूट है इसको 1940 में स्टार्ट किया गया था, और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो प्रोफेसर मेघनाथ साहा के द्वारा 1940 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बन गया, तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इस आर्टिकल में कुछ कंडीशन दे रखी हैं। तो जो 6 से 14 साल वर्ष के बच्चे होते हैं, 6 से 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे होते हैं उनको राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान संविधान में दिया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पर अगर राइट टू एजुकेशन किस भाग में दिया गया है, तो संविधान के भाग 3 में दिया गया है और अनुच्छेद 21A में दिया गया है राइट टू एजुकेशन का अधिकार जो है। तो ये भाग हम लोग याद रखेंगे, भाग 3 अनुच्छेद 21A में दिया गया है, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 84 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुसार एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इन चारों ऑप्शन में देखिए जो ऑप्शन नंबर 4 है सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो यहीं पर अगर ये जो मौलिक कर्तव्य हैं इनकी बात करें, ये कहाँ पर संविधान में दिया है, तो मौलिक कर्तव्य भाग 4A में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में इसमें कह रहा है 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मुद्रास्फीति के प्रमुख उपाय के रूप में नया अपनाया। ठीक है, नया रिक्त स्थान अपनाया। तो इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है CPI, मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण और शहरी संयुक्त। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर श्रृंखला दे रखी है 3F6G और 11I 18L। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3 में +3 किया गया है तो 6 आ गया है। ठीक है, और फिर 6 में +5 किया गया है तो 11 आ गया है, और 11 में +7 किया गया है तो हमारा आ गया 18। मतलब 3 में +2 किया गया, फिर 5 के बाद +7 किया गया, फिर 7 के बाद प्लस हम लोग कितना करेंगे 9, +9 करेंगे क्योंकि 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो 18 में 9 ऐड करेंगे तो हमारा 27 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 27 यहाँ पर है, 27 यहाँ पर है, ऑप्शन सेकंड और फोर्थ में। अब चलते हैं अल्फ़ाबेट जो दे रखा है उस पर चलते हैं। तो F से देखिए यहाँ पर G हुआ है, मतलब +1 किया गया है। ठीक है, फिर G से I हुआ है तो +2 किया गया है तब आया है I से L हुआ है तो किया गया है +3। तो नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है तो प्लस करेंगे उसमें 4, तो +4 करेंगे तो L के बाद +4 करेंगे तो P आएगा हमारा। तो इस तरीके से राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर हमारा 27 P जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 में दे रखा है सिंप्लीफाई, मतलब सरल कीजिए, इसको सरल करना है। तो देखिए इजी क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए 3y² दिया है, तो 3y का होल स्क्वायर दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x² माइनस 2 दूनी 4 और y² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 9y² से 4y² माइनस करेंगे तो 5y² होगा प्लस का x²। ठीक है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर 4 में मैच हो रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है जनवरी 2016 में रिक्त स्थान ने थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये 2016 का करंट अफेयर था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा भगवंत सिंह बिश्नोई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 4,000 रुपये प्रति वर्ष 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करती है, 2 वर्ष के अंत में उसका निवेश कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक महिला जो है वो 4,000 रुपये निवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 4,000 निवेश करती है तो पहले साल में फर्स्ट ईयर में वो 4,000 निवेश करेगी। ठीक है, तो इस 4,000 निवेश करेगी, फिर दूसरे वर्ष
सेकेंड ईयर में जो है, सेकेंड ईयर में जो 4,000 जमा करेगी वो भी दूसरे वर्ष की शुरुआत में जमा करेगी। ठीक है, तो पूछ रहा है दूसरे वर्ष के अंत में उसका कितना निवेश हो जाएगा, कितना अमाउंट उसका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 2 बार वो पैसे जमा कर रही, एक बार पहले साल की शुरुआत में, फिर दोबारा दूसरे वर्ष की शुरुआत में। तो यहाँ पर देखिए इस 4 वर्ष पर ब्याज कितना लगेगा, तो इस 4 वर्ष पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पर। तो अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पी, ब्रैकेट में पी मतलब 4,000 1 प्लस आर कितना दे रखा है, रेट 5% अपॉन 100 की पावर। अब देखिए इस पर 2 साल का ब्याज लगेगा तो 2 हो जाएगा हमारा टाइम। ठीक है, लेकिन यहीं पर ये जो दूसरे साल वाला ब्याज, दूसरे साल अमाउंट जमा किया गया है, तो इस पर हमारा केवल सिंपल इंटरेस्ट ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि 1 साल का है तो चाहे एस आई लगाओ या सी आई लगाओ दोनों बराबर होगा। तो इस 4,000 पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट अगर लगा दें यहाँ पर 4,000 का सिंपल इंटरेस्ट, तो 4,000 गुणे 5 गुणे टाइम 1 साल अपॉन में 100। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगा, और प्लस में प्रिंसिपल भी ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट जो है वो अमाउंट हो जाएगा दूसरे साल का ये वाला अमाउंट और पहले साल का ये वाला अमाउंट। अब दोनों दूसरे साल के अंत में निकालना है, तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड कर देंगे, मतलब दोनों अमाउंट को ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 4,410 रुपये, और यहाँ पर हमारा निकल कर आएगा हमारा 4,200 रुपये। ठीक है, तो ये देखिए पहले साल जब जमा किया गया था तो उसका ब्याज मिलकर जो होगा वो 4,410 रुपया हुआ है, और जो दूसरे वर्ष के स्टार्टिंग में जमा किया गया था तो उसका 4,200 हुआ है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जो है अमाउंट निकल कर आ जाएगा, और वही राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 8,610 रुपया हो जाएगा, 8,610 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 से मैच हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 पे दे रखा है, नासा के कैसनी मिशन के आंकड़ों के अनुसार एक वैश्विक महासागर शनि के चंद्रमा की बर्फीली परत के नीचे स्थित है जिसका नाम रिक्त स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो एनसेलाइड्स, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा, एनसेलाइड्स। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम लोग कुछ प्लस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए शनि ग्रह दे रखा है, तो शनि ग्रह के टोटल कितने उपग्रह हैं तो आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 उपग्रह हैं शनि ग्रह के। ठीक है, लेकिन शनि ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह का नाम टाइटन है, और ये टाइटन जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो टाइटन है, और टोटल उपग्रह 83 हैं, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 पे। तो इसमें देखिए स्टेटमेंट और कंक्लूजन से है, कथन और निष्कर्ष से है। तो इसमें कह रहा है कुछ बतख पक्षी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, कुछ बतख क्या हैं, वो पक्षी हैं, पा से पक्षी और बा से बतख। फिर अगला पढ़ते हैं, उसमें कह रहा कुछ पक्षी गाय हैं, तो हम लोग कुछ पक्षी गाय हैं, गा से गाय, तो ये भी हम लोग ड्रा कर लिए। फिर कंक्लूजन क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कुछ निष्कर्ष दे रखा है कुछ बतख गाय हैं। तो देखिए कुछ बतख जो हैं गाय हैं ये कह रहा है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ बतख गाय नहीं है। फिर दूसरा निष्कर्ष दे रखा है कुछ गाय बतख हैं, देखिए कुछ गाय बतख हैं, ये भी नहीं सही है। तो इस तरीके से हमारे जो दोनों निष्कर्ष हैं वो गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है श्री अरुण 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,500 रुपये उधार लेता है, 2 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है, फार्मूला बेस है, हो जाएगा। तो चलिए करके दिखाते हैं। हमारा अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा P1 + R/100 की पावर n। तो यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू रख लें तो प्रिंसिपल देखिए 6,500 दे रखा है, 6,500, और जो रेट है वो 4% दे रखा है, और टाइम जो है वो 2 साल दे रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 65 और ब्रैकेट के अंदर 26/25 की पावर 2। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 65 और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 गुणे 26 का स्क्वायर करेंगे तो 676। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7,030.4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा निकल कर आ जाएगा 7,030.4। ये हमारा अमाउंट निकल कर आया है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा CI = हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अमाउंट निकल कर आया है, प्रिंसिपल दे रखा था हमारा 6,500, तो माइनस कर देंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 530.4 रुपये, जो कि देखते हैं किस ऑप्शन से मैच हो रहा है। 530 रुपया 4 पैसा ऑप्शन नंबर फर्स्ट से मैच हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 93 पे चलते हैं।
इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी खाद्य श्रृंखला में सबसे बड़ी जनसंख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक। ठीक है, तो उत्पादक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है यदि G = 7 और XL = 49 है तो एक्सेप्ट = रिक्त स्थान दे रखा है। ठीक है, तो अगर यहीं पर हम लोग बात करें तो G मतलब 7 दे रखा है, तो G हमारा जो वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला, वो 7वें नंबर पे आता है, तो मतलब सीरियल नंबर दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग जो एक्सेल है उसका 49 दे रखा है, तो देखते हैं कैसे दे रखा है। तो ई का जो सीरियल नंबर है वो 5 है, और एक्स का सीरियल नंबर 24 है, सी का सीरियल नंबर 3, फिर ई का नंबर 5 हो जाएगा, और एल का सीरियल नंबर हमारा 12। तो अगर इन सबको ऐड कर दें हम लोग, तो ऐड करने पर आएगा 49। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐड कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए ए जो है वो एक सीरियल नंबर है इसका, प्लस में सी 3 है, फिर 3, फिर 5, प्लस पी 16 नंबर पे आता है, और इजोटी से टी हमारा 20 पे आएगा, और इन सबको ऐड करेंगे तो 48 आएगा हमारा। तो देखते हैं किस नंबर ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा तीसरा है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 95 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है हाथी, भालू और गैंडे किसके उदाहरण हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये स्तनधारी हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है इनसाइट 2E कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फ्रेंच गुयाना से इसको प्रक्षेपित किया गया था। तो यहीं पर अगर इनसाइट 2E की बात करें तो यह एक भारतीय भू स्थिर संचार और मौसम उपग्रह है जो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है मिस्टर राजेश मिस्टर विशाल से 2 गुने अच्छे कर्मचारी हैं और रात में वे 28 दिनों में एक काम पूरा करते हैं, विशाल अकेले कितने दिनों में काम खत्म कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले इफिशिएंसी दे रखी है राकेश और विशाल। ठीक है, राकेश और विकास, अगर यहाँ पर दे रखा है राकेश 2 काम करता है तो विशाल 1 काम करता है, मतलब जो राकेश है वो दुगना सक्षम है विशाल से। ठीक है, तो यहाँ पर राकेश और विशाल को लेकर हम सॉल्व करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं राकेश, आर से राकेश और वी से विशाल। तो राकेश 1 दिन में 2 काम करता है और विशाल है वो 1 दिन में 1 काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये दोनों मिलकर राकेश और विशाल दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो 1 दिन में कितने इन टोटल कर लेंगे, तो 1 दिन में 3 काम पर डे करेंगे, 3 काम प्रतिदिन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो काम 28 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो पर डे 3 काम करते हैं और 28 दिन लगता है, तो 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे टोटल काम निकल कर आ जाएंगे। तो कुल काम कितने हो जाएंगे, 84 काम हो जाएंगे। ठीक है, तो 84 काम टोटल हैं, लेकिन उसने कहा है कि अगर विशाल उसी काम को अकेला करता है तो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए विशाल जो है यहाँ पर 1 काम करता है, केवल 1 काम पर डे कर रहा है और 84 काम है, तो 84 काम है और 1 काम पर डे विशाल करता है, तो 84 दिन लगेंगे। ठीक, 84 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 84 आ जाएगा, तो मतलब विशाल को 84 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है 75 का 15% क्या है। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है। तो 75 का 15% को हटाएंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा हमारा। तो 75 और 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1125 अपान में 100। ठीक है, अभी 100 हटेगा तो दशमलव यहाँ पर लग जाएगा 2 अंक बाद। तो देखिए किस ऑप्शन से मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। इसमें कह रहा रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय रिक्त स्थान में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो यहीं पर अगर हम लोग जो OPCW का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन, और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इस संगठन की स्थापना 29 अप्रैल 1997 में की गई थी। ठीक है, और OPCW को 2013 में नोबेल प्राइज़ भी मिला है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पे दे रखा है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण अर्थात नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के मैराथन मार्च के साथ रिक्त स्थान से प्रारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 साबरमती। ठीक, तो यहाँ पर साबरमती ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। तो यहीं पर अगर हम लोग प्लस पॉइंट की बात करें तो जो नमक मार्च को हम लोग नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं और दांडी मार्च के भी नाम से बोलते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो ठीक है, तो जो गांधी जी के कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन है उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो अगर जो टाइम पीरियड है 1915 में गांधी जी वापस आए थे, तो देखिए RRB NTPC CBT 2 जो प्रीवियस ईयर है उसमें पूछा भी गया था कि गांधी जी भारत कब वापस आए थे, तो 1915 में गांधी जी वापस आए थे भारत में। ठीक है, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था, और ये चंपारण सत्याग्रह जो है ये 1917 में स्टार्ट किया गया था और 1918 में ये समाप्त हुआ था। फिर वही बात करें तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था
और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी स्टार्ट किया गया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेक्ट एक्ट ये दोनों हुए थे। तो ये डेट हम लोग याद रखेंगे, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेक्ट एक्ट, ठीक, तो ये भी याद रखेंगे। तो यहीं पर अगर खिलाफत आंदोलन की हम लोग बात करें तो खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और अगर इसकी जो खिलाफत आंदोलन की समापन की बात करें तो ये 1921 में खिलाफत आंदोलन समाप्त हुआ था, 1921 ईस्वी में समाप्त हुआ था। और यहीं पर बात करें अगर असहयोग आंदोलन की तो 1920 में असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया गया था और इसको 1922 में इसको वापस लिया गया था, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस लिया गया था, असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस लिया गया था और 1920 में स्टार्ट किया गया था। तो वहीं पर बात करें हम लोग नमक आंदोलन 1930 में स्टार्ट किया गया था। इसी को हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। तो इन तीनों नामों में से कोई भी नाम आपसे पूछ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च 1930 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। इसमें 24 दिन की पैदल यात्रा शामिल थी, ठीक है। तो 1942 में देखिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो ये सारे जो पॉइंट हैं गांधी जी से इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम लोग याद रखेंगे। तो चलिए इसी के साथ में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दे रखा है। इसमें कह रहा है दिनेश राकेश का भाई है, रेणु अजीत की बहन है, राकेश रेणु का पुत्र है, दिनेश का संबंध रेणु से कैसे है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो इसमें कह रहा है दिनेश राकेश का भाई है, ठीक है। तो दिनेश जो है वो राकेश का क्या है, भाई है, ठीक है। फिर अगली लाइन में कह रहा है रेणु अजीत की बहन है, ठीक है। तो रेणु कौन है, अजीत की बहन है। तो यहाँ पर ये दिनेश और राकेश से कोई संबंध अभी नहीं बन रहा है। फिर तीसरी लाइन पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है राकेश रेणु का पुत्र है, ठीक है। तो राकेश का पुत्र कौन है, सॉरी रेणु का पुत्र कौन है, राकेश है। तो ये रेणु हो जाएगा हमारा, रेणु का पुत्र कौन है, ये राकेश है, ठीक है, पुत्र राकेश है। फिर दूसरी लाइन पे हम लोग दोबारा चलते हैं। उसमें कह रहा है रेणु अजीत की बहन है, ठीक है। तो रेणु की बहन कौन हो जाएगी, सॉरी अजीत की बहन कौन हो जाएगी, तो रेणु हो जाएगी। तो अजीत की बहन रेणु हो जाएगी, ये बहन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है दिनेश का संबंध रेणु से कैसे है। तो देखिए दिनेश है और ये रेणु है, ठीक है। दिनेश राकेश भाई भाई हैं, ठीक है, भाई भाई हैं और ये पुत्र हैं। तो रेणु का पुत्र मतलब ये बहन है, वो फीमेल भी है रेणु। तो ये रिश्ता क्या हो जाएगा हमारा, बेटा, ठीक है। ये मम्मी है, रेणु मदर है और ये दिनेश बेटा है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है वो सही हो जाएगा, सन, बेटा सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 102 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है एक पानी की टंकी में 2 छेद हैं। पहला छेद अकेले टंकी को 8 मिनट में खाली करता है और दूसरा छेद अकेले टंकी को 12 मिनट में खाली करता है। यदि पानी का रिसाव एक स्थिर दर से होता है तो दोनों छेद टंकी को खाली करने में कितने मिनट का समय लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर छेद 2 दे रखे हैं हम लोग, छेद जो 1 है और छेद 2, ठीक है। तो इसमें टाइम दे रखा है। जो पहला छेद है, पहला छेद टंकी को 8 मिनट में खाली करता है और दूसरा जो है ये 12 मिनट में खाली कर देता है, ठीक है। तो अगर 8 और 12 का एलसीएम ले लें तो हम लोग, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24 और ये 24 क्या हो जाएगा, तो टंकी की कैपेसिटी हो जाएगी 24 लीटर, ठीक है। तो यहीं पर अगर पहला छेद जो है ये अगर अकेले टंकी को खाली करता है तो इसकी एफिशिएंसी क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 24 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो 3 लीटर पर मिनट पानी ये खाली करेगा, ठीक है, ये एफिशिएंसी हो जाएगी। और जो छेद सेकंड है वो कितना खाली करेगा, तो 2 लीटर पर मिनट पानी खाली करेगा। लेकिन वही क्वेश्चन में कहा है कि अगर दोनों छेद टंकी को खाली करते हैं तो कितने मिनट में टंकी को खाली कर देंगे। तो समय निकालना है यहाँ पर। तो अगर छेद 1 और छेद 2 दोनों एक साथ अगर खोल दिए जाएँ तो ये 5 लीटर पानी जो है वो खाली करेंगे, ठीक है। 5 लीटर, तीनों प्लस को जोड़ लेंगे तो 5 लीटर हमारा पानी पर मिनट में खाली करेंगे। और 24 लीटर की टंकी है तो दोनों का टाइम निकालना है, तो 24 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 4/5 मिनट, इतना टाइम लगेगा, 4/5 मिनट। तो ऑप्शन नंबर देखिए सेकंड से मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में कह रहा है श्री मंजू एक बस को 15% की हानि पर 17,000 रुपये में बेचता है। 15% लाभ अर्जित करने के लिए बस को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का हम लोग डायग्राम बना लेते हैं सीपी और एसपी का। इससे क्या होता है, कोई भी अगर कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्वेश्चन है तो इजी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 15% का हानि पर कोई वस्तु जब बेचता है तो वो 17,000 पर बेचता है, ठीक है। तो यहाँ पर 15% हानि हो रही है तो इसलिए 85/100 हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो अब कास्ट प्राइस पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ सेलिंग प्राइस दे रखा है, कास्ट प्राइस की तरफ आना है, मतलब उल्टे चलकर आना है, इस तरफ आना है, ठीक है। तो 1700 को हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ये 85/100 है तो 85/100 को हम लोग पलट के 100/85 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब उल्टा जा रहे हैं तो उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये कास्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा, ये हमारा कास्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा।
फिर इस कास्ट प्राइस पे, ये जो कास्ट प्राइस है इस पर 15% का जो हमको अब प्रॉफिट लेना है, तो ये 15% का प्रॉफिट लेना है। तो 115/100 इस तरीके से हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर माइनस लॉस हो रहा था तो 100 में से 15 माइनस कर दिए थे तो 85/100 हो गया है, और 15% यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में 15 ऐड कर देंगे तो 115/100 इस तरीके से लिख लेते हैं हम लोग। ठीक, अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालनी है, मतलब कास्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ जाना, मतलब सीधे सीधे जाना है। ठीक है, तो सीधे सीधे जाना है, तो जो वैल्यू दे रखी है मतलब 17,000 गुणे, देखिए यहाँ 17,000 गुणे 100/85, मतलब कास्ट प्राइस जो ये दे रखा है कास्ट प्राइस है, और कास्ट प्राइस में मल्टीप्लाई क्या करेंगे, सीधे सीधे ये 115/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा 23,000 निकल कर आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो दोबारा हमको 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को 23,000 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये सही हो जाएगा हमारा। तो वहीं पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में दे रखा एक कक्षा परीक्षा में एक छात्र 25 में से 21 अंक प्राप्त करता है, प्रतिशत में छात्र के अंक क्या हैं। ठीक है, तो परसेंटेज निकालना है, अंक का जो प्रतिशत है वो कितने परसेंट पाया है। तो यहाँ पर इजी है, देखिए पूर्णांक उसका 25 का था और पाया कितने है 21 है, तो 21/25 गुणे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में निकालने के लिए। ठीक है, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100 हो जाएगा हमारा। फिर 4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं हम लोग। तो इसमें कह रहा है जिनेवा सेकंड सम्मेलन रिक्त स्थान के भविष्य पर संयुक्त राष्ट्र समर्थित अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सीरिया। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग अगर बात करें जो जिनेवा फर्स्ट सम्मेलन था ये कब हुआ था, तो 1864 में जिनेवा फर्स्ट सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो जिनेवा समझौता फिर होता क्या है, तो जिनेवा समझौता दो देशों के बीच युद्ध के दौरान किया गया एक समझौता होता है। जैसे कि अभी हाल ही में भारत में एक केस हुआ था, भारत और पाकिस्तान से हुआ था कि जब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जब जो थे वो घायल होके उनके जो फाइटर प्लेन में आग लग गई थी तो वो घायल होकर पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर गिर गए थे। तो इसी संधि के तहत जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तो उनको पाकिस्तान से इंडिया लाया गया था। ठीक है, तो एक ये जिनेवा समझौता का एक एग्जाम्पल है अभी जो हाल ही में हुआ था विंग कमांडर अभिनंदन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 106 पे चलते हैं। इसमें कह रहा कितने गीगाबाइट 1 टेराबाइट बनाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1024 GB 1 टेराबाइट बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो चौथा है ये हमारा सही हो जाएगा। तो यहीं पर हम लोग जो कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट होती है उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए बिट हम लोग किनको बोलते हैं, इनका बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। ठीक है, तो 0-1 को हम लोग बिट बोलते हैं, और एक निबल बराबर क्या होता है 4 बिट होते हैं, और एक बाइट बराबर कितना होता है 8 बिट होते हैं, और एक KB बराबर होता है 1024 बाइट्स। ठीक, और एक MB बराबर होता है 1024 KB, एक GB बराबर होता है 1024 MB, एक टेराबाइट बराबर होता है हमारा 1024 GB, और एक PB मतलब एक पेटाबाइट बराबर होता है 1024 टेराबाइट। तो ये सारी जो यूनिट्स हैं हमारी कंप्यूटर की ये याद रखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 107 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है रेलवे बजट 2016 में भारतीय रेलवे के लिए रणनीति के स्तंभ के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख नहीं किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौ निर्माण। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये सही हो जाएगा हमारा। तो यहीं पर अगर हम लोग रेलवे से कुछ प्लस पॉइंट की बात करें तो रेलवे का जो कस्टमर सर्विस नंबर होता है वो कितना है, तो वो 139 होता है रेलवे का कस्टमर सर्विस नंबर। और वहीं पर अगर बात करें टोटल रूट लेंथ कितनी है हमारी रेलवे की, जो पटरियों की लंबाई कितनी है, तो वो 67,956 किलोमीटर कुल लंबाई है हमारी रेलवे लाइन की। तो वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि रेलवे में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, तो 3,08,000 हमारे एम्प्लॉय हैं। ये डाटा कब का है, तो ये डाटा 2016 और 17 के दौरान का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 108 पे चलते हैं। इसमें कह रहा 1048 और 1441 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मासा निकालना है, इजी है। चलिए कैसे निकालते हैं इसको, तो 1448 को हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं भाग विधि द्वारा। तो 2 से जाएगा, 2 दूनी, फिर 2 से जाएगा ये, फिर 2 से जाएगा। अब तो देखिए अभी 131 से ही जाएगा, तो यहाँ पर रोक देते हैं। फिर 1441 को हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, तो 11 से ये जाएगा, 11 एकम 11, 11 33, 11 एकम 11, 131। तो देखिए मासा के लिए दोनों में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या मिल रहा है, तो 131 कॉमन मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 109 पे चलते हैं। इसमें कह कंप्लीट द एनालॉजी। ठीक है, समानता को पूरा करें। तो दे रखा है रिक्त स्थान, फिर पैर, फिर समानुपात हाथ, फिर कलाई। ठीक है, तो जैसे कलाई क्या है, हाथ का हिस्सा है, तो उसी तरीके से पैर किसका हिस्सा है, तो चारों ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो है पैर टांग का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 110 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 में कह रहा है एक नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है जिसकी प्रत्येक बाह्य कोण 10 डिग्री है। ठीक है, अगर तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला होता है, तो हमारा हो जाएगा भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री बटे बाह्य कोण।
तो यहाँ पर देखिए 360 अपॉन में बाय कोण दे रखा है 10 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो बचेगा 36। तो भुजाओं की संख्या यहाँ पर आ जाएंगी 36, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा फर्स्ट ये सही हो जाएगा। तो यहीं पर देखिए एक और फार्मूला बन रहा है, तो उसको भी हम लोग बता दे रहे हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जो बहुभुज है, बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, तो n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर हो जाएगा अंतःकोणों का योगफल, कोणों का योगफल, ठीक, कोणों का योगफल। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, कोणों का योगफल। इसमें n क्या है, भुजाओं की संख्या है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में हैं और उनका मासा 16 है, तो उनका लासा क्या है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके की कोई भी संख्याएं होती हैं तो संख्याओं को हम लोग मान लेते हैं 1:2 है, तो x और दूसरी संख्या 2x मान लिए हैं, ठीक है। तो HCF 16 दे रखा है, HCF 16 है, ठीक है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो देखिए इन दोनों संख्याओं में भी क्या कॉमन है, सबसे ज़्यादा तो x कॉमन है, तो x बराबर 16 हो गया। तो यहाँ पर LCM फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है हमारा, LCM इंटू HCF, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है, x हमने माना है, और सेकंड नंबर क्या है, वो भी 2x है, वो बराबर LCM हमको फाइंड करना है, और HCF हमारा 16 दे रखा है, ठीक है। और x की वैल्यू 16 है, मतलब x बराबर 16 दे रखा है। तो 16 इंटू 2 इंटू 16, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, LCM इंटू 16, ठीक। तो इस 16 से इस 16 को काट देंगे तो बचेगा 16 दूना 32। तो LCM जो है हमारा कितना हो जाएगा, 16 दूना 32। तो ऑप्शन नंबर देखिए थर्ड मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 112 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है दिसंबर 2015 में निम्नलिखित में से किसे एप्पल इंक का मुख्य परिचालन अधिकारी COO नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जेफ विलियम्स। और यहीं पर अगर हम लोग प्लस पॉइंट की बात करें तो भी हम लोग देख लेते हैं। तो एप्पल के प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है, तो टिम कुक जो है वो एप्पल के प्रेजेंट CEO हैं, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया USA में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, एप्पल का हेडक्वार्टर USA के कैलिफोर्निया स्टेट के क्यूपर्टिनो सिटी में है, ठीक है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 113 पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है अरुण चित्रा के पिता हैं और दिनेश भावना का बेटा है, मनीष अरुण का भाई है। यदि चित्रा दिनेश की बहन है तो भावना मनीष से कैसे संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो इसमें पहली लाइन में कह रहा है अरुण चित्रा के पिता हैं, ठीक है। तो ये चित्रा हो गई, चित्रा के पिता कौन है, अरुण है, अरुण हैं। फिर आगे की लाइन में दे रखा है और दिनेश भावना का बेटा है, ठीक है, दिनेश भावना का बेटा है। तो देखिए अरुण चित्रा में दिनेश भावना कोई कॉमन नहीं। तो अगली लाइन पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा मनीष अरुण का भाई है, ठीक है। तो मनीष कौन है, अरुण का भाई। तो देखिए यहाँ पर अरुण दे रखा है, तो अरुण का भाई हम लोग बना देते हैं मनीष, मनीष है, अरुण का भाई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। उसमें कह रहा है चित्रा, यदि चित्रा दिनेश की बहन है, ठीक है। यदि चित्रा कौन है, दिनेश की बहन है। तो ये देखिए ये दिनेश हो गए हैं, दिनेश की बहन कौन है, चित्रा है, दिनेश की बहन चित्रा है। तो भावना मनीष से कैसे संबंधित है, भावना और मनीष, ठीक, कैसे संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखिए मनीष है और भावना अभी नहीं बताया है। तो भावना देखिए उसमें एक दे रखा है पॉइंट, अरुण चित्रा के पिता है और दिनेश भावना का बेटा है। तो देखिए दिनेश कौन है, भावना का बेटा है, ये दिनेश है, और दिनेश बेटा किसका है, भावना का बेटा है, भावना का बेटा है, भावना का बेटा, ठीक है। तो भावना का बेटा है और अरुण का भी बेटा दिनेश है, क्योंकि ये भाई बहन है दोनों। तो अरुण का भी बेटा दिनेश है और भावना का भी बेटा दिनेश है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अरुण जो है, अरुण यहाँ पर पिता दे रखा था, तो अरुण अगर मेल है तो ये फीमेल हो जाएगी, भावना फीमेल हो जाएगी, मतलब भावना क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। दिनेश की माँ कौन है, भावना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है तो भावना मनीष से कैसे संबंधित है, ठीक है। तो भावना मनीष से कैसे संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए मनीष है और ये भावना है। तो अरुण और भावना कौन है, हस्बैंड वाइफ है, लेकिन अरुण का भाई मनीष है, तो भाई और भावना के बीच में रिलेशन हो जाएगा, तो भाभी का रिलेशन हो जाएगा यहाँ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4 जो है वो सही हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ, भाभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है आंकड़े 3,3, 5,7, 8,8, 9, 11, 12 की माध्यिका क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो डाटा दे रखे हैं, नंबर ऑफ जो आंकड़ा है वो 10 दे रखे हैं, तो माध्यिका क्या हो जाएगी। तो देखिए ये आरोही क्रम में सारे डाटा दे रखे हैं, तो माध्यिका हो जाएगी 5वां पद प्लस 6वां पद को हम लोग ऐड कर देंगे। तो 1 2 3 4 5, 5वां पद 8, फिर 6वां पद 8, 8 और 8 को ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा 8 निकल कर आ जाएगा, यही हमारी माध्यिका हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 115 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है, पाई इक्वल टू 22/7 लेना है। तो यहाँ पर देखिए गोले का जो एरिया का फार्मूला होता है वो हो जाएगा हमारा
एरिया बराबर हो जाएगा 4πr², 4×22/7, और रेडियस कितना दे रखा है, तो यहाँ रेडियस 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 352/7, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट से मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 पे चलते हैं हम लोग। तो इसमें कह रहा है एक प्रश्न और अंकित किए गए 2 कथन फर्स्ट सेकंड दिए गए हैं, आपको तय करना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। ठीक है, तो एक कूट में ली पिन टी का अर्थ ऑलवेज कीप स्माइलिंग है, तो स्माइलिंग के लिए कूट क्या है। ठीक है, तो कथन इसमें फर्स्ट दे रखा है। समान कूट में टी लुट पी का अर्थ ऑलवेज कीप लेफ्ट है। ठीक है, फिर कथन सेकंड है, समान कोट में डी पिन का अर्थ रोज स्माइलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर स्माइलिंग के लिए कौन सा कोट दिया गया है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो या तो जो कथन फर्स्ट है उससे भी निकल आएगा हमारा, या तो जो कथन सेकंड है उससे भी अकेले निकल आएगा, तो इन दोनों में से किसी एक कथन से भी हमारा निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि स्माइलिंग को निकालना है, स्माइलिंग किसके लिए बोला गया है, तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 जो सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, या तो एक या 2 अकेले पर्याप्त हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 पे चलते हैं हम लोग। तो इसमें कह रहा है एक कंप्यूटर के लिए बिट का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा बाइनरी डिजिट। इससे पहले भी हम इसी वीडियो में अभी बताए हैं आप लोगों को बिट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट, और जो बाइनरी डिजिट होती हैं वो क्या होता है, तो 0 1 होता है हमारा बाइनरी डिजिट। ठीक है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है 2.56 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का सही व्यंजक ज्ञात कीजिए, बार दशमलव की पुनरावृत्ति को दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन देखिए जितने भी आरआरबी की सेट जो एनटीपीसी CBT 2 के सेट हैं उसमें लगभग एक क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करके जरूर जाएंगे, जो अभी 1 महीने बाद एनटीपीसी CBT 2 का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक हमने टोटल 8 सेट सॉल्व करवा दिए हैं इसको मिला के, और अभी एक केवल सेट बचा हुआ है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करवा देंगे। तो अगर अभी तक हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आपके लिए और भी इसी तरीके के वीडियो जो CBT 2 की है नई नई वीडियो लाते रहें, जिससे कि आप लोगों का CBT 2 क्लियर हो सके। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें कह रहा है ये संख्या दे रखी 2.56 के ऊपर बार लगा है, तो इसको हमको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, भिन्न में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 + 0.56 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, अब इस संख्या को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे 5 और 6, तो दशमलव के बाद जितने अंकों पे बार लगा होता है तो बार हम लोग हटाने के लिए अपॉन में उतने 9 लगा देते हैं, तो 2 अंक के ऊपर बार लगा है तो उतने 9 लगा देंगे, बस यही हमारा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 सही 56/99, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 119 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में दे रखा है एक बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मालिनी ने कहा उनका बेटा मेरे बेटे का मामा है, बूढ़ा व्यक्ति मालिनी से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो एक जो मालिनी है बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा करती है, तो देखिए बूढ़ा व्यक्ति जो है, बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, एक बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मालिनी ने कहा उनका बेटा मेरे बेटे का मामा है, तो देखिए बूढ़े बेटे का जो बेटा है, ठीक है, बेटा मेरे बेटे का मामा है। ठीक है, तो मेरे बेटा जो मालिनी बोलेगी मेरा बेटा, तो मालिनी यहाँ हो जाएगा मालिनी का बेटा क्या है, तो इसका मामा है। ठीक है, तो इसका मामा है, उस बूढ़े बेटे का बेटा मेरे बेटे का मामा है। तो मालिनी क्या कह रही है, मालिनी कह रही बूढ़े बेटे का बेटा, सॉरी मालिनी बोल रही है बूढ़े व्यक्ति का बेटा मेरे बेटे का मामा है। ठीक है, तो मामा है। तो क्वेश्चन में पूछा बूढ़ा व्यक्ति मालिनी से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो बूढ़ा व्यक्ति मालिनी से कैसे संबंधित है, तो देखिए ये बूढ़ा व्यक्ति का बेटा और मामा का संबंध तभी होगा जब ये मालिनी का पिता बूढ़ा व्यक्ति होगा। ठीक है, तो पिता का रिलेशन हो जाएगा यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट फादर, पिता। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 120 पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है हो सकता है। इसमें दे रखा है जब प्रकाश गुजरता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हीरे से वायु में। तो इस तरीके से जो सेट 8 हुआ है वो हमारा कंप्लीट होता है 120 क्वेश्चन के साथ में। तो हम लोग मिलते हैं एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन प्रेस कर जरूर जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।